हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, जिसका हम एक लेक्चर कर चुके थे। उसमें हमने देखा थी बक्कल केविटी के ऊपर बात की थी हमने। और बक्कल केविटी में भी हमने विशेषतः टंग, टीथ एंड कैसे उनका लोकेशन है, क्या उनकी यूजेज है, कैसी उनकी स्ट्रक्चर है, ये चीजें हमने देखी थी। देन उसके बाद हमारा बक्कल केविटी में बचता है स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि बक्कल केविटी के चारों तरफ अरेंज है। जैसे पैराटिड ग्लैंड हमारे ईयर के नीचे प्रेजेंट है, टंग के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट है, और सब मैक्सिबुलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड हमारी ठोड़ी के यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो जल्दी से हम लास्ट लेक्चर को रिकॉल करते हैं कि हमने उसमें क्या क्या देखा था। हमने उसमें सबसे पहले बात की थी फूड की डेफिनेशन के बारे में। देन हमने इसको बोला था डाइजेशन क्या होता है, कि एक यह बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन की डेफिनेशन की बात हो गई थी। उसके बाद हमने बात की थी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट बक्कल केविटी के ऊपर बात कर ली थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। इन सभी पे आज हमारी बात रहेगी। एलिमेंट्री कैनाल के जो नेक्स्ट पार्ट आ रहे हैं, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऊपर। तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा, फर्स्ट वाला लेक्चर, उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी थी वो रिकॉल करते हैं जल्दी से। हमने देखा था एक बेसिकल डायग्राम की डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा दिखता है, क्या क्या इसमें असेसरी स्ट्रक्चर हो सकती हैं। हमने बात की थी यहाँ पर बक्कल केविटी और नेजल चेम्बर की, जिसमें हमने टंग की बात की थी, लिप्स की बात की थी, जौ की बात की थी। ठीक है, क्या लोकेशन होती है इनकी, ये सारी चीजें देखी थी। देन उसके बाद हमने बक्कल केविटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने माउथ की बात की थी। देन हमने स्ट्रक्चर देखी थी, जिसमें टिथ का अरेंजमेंट, यूला क्या स्ट्रक्चर है, इनके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने वर्ल्डेर रिंग के बारे में बात की थी। देन एक यूस्ट्रेचियन ट्यूब होती है, जो कैसे हमारे जो है एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में दाब को मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये वाली बात की थी। फिर टंग स्टार्ट किया था, टंग की स्टडी की थी। टंग में हमने टंग में पेपिलरी बर्ड्स की बात की थी। देन उसके बाद टीथ में टेंटल फॉर्मूला, टीथ का अरेंजमेंट, टीथ के टाइप्स, टीथ के डिवीजन के बेसिस, ये सारी बात की थी। ठीक है, आज वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर फेरिंग्स आती है हमारी, बक्कल केविटी की बात कर ली हमने एलिमेंट्री कैनाल में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? द ओरल केविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। भाई फेरिंग्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने योग्य है, नीट में इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेरिंग्स जो है वह वायु और भोजन दोनों के लिए एक कॉमन मार्ग, कॉमन पैसेज प्रोवाइड करवाता है। मतलब एक एक यह एक कॉमन रास्ता है जहां से होकर वायु भी गुजरती है और भोजन भी गुजरता है। भोजन मुंह से लिया जाता है और वह फेरिंग से होता हुआ ईसोफेगस के अंदर चला जाता है। और नेजल जो एक्सटर्नल नेजल पोर है, या बोल सकते हैं नेजल चेम्बर है, यहाँ से हम वायु को इंटर करते हैं अंदर। वायु इंटर होती है यहाँ पर अपने शरीर में। ठीक है, और यहाँ से वायु होती हुई फेरिंग से होती हुई देन उसके बाद जाती है ट्रेकिया में। तो जो फेरिंग्स जो स्ट्रक्चर है वह वायु और भोजन दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज होता है, मार्ग होता है। ठीक है, तो ये फेरिंग्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है। देन द इसोफेगस एंड ट्रेकिया विंड पाइप ओपन इनटू अ फेरिंग्स। वही बात है, जो इसोफेगस और ट्रेकिया है नीचे फेरिंग्स के नीचे, ये दोनों अगर अपन ऊपर की साइड की बात करें तो कहाँ ओपन होते हैं ये, या फिर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फेरिंग्स से स्टार्ट होते हैं, या फिर बोल सकते हैं फेरिंग्स में आकर ओपन होते हैं। इसोफेगस कौन? फेरिंग्स के बाद वाला भाग जो कि फूड ले जाएगा कहां पर? स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इसोफेगस आगे जाके स्टमक में ओपन होती है। अभी हम स्टमक और इंटेस्टाइन की डिटेल में बात करने वाले हैं आने वाली स्लाइड्स पर। ठीक है, तो इसोफेगस एंड ट्रेकिया विंड पाइप ओपन इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर ओपन होते हैं। ये देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये जो सर्कल किया है, ये वाला रीजन कहलाता है फेरिंग्स। अब यहाँ पर ये इसोफेगस आकर ओपन हो रही है, ये जो तीर लगाया मैंने, ये इसोफेगस आकर ओपन हो रही है यहाँ पर पीछे की साइड से, फर्स्ट साइड से, डोर्सल साइड से, थ्रोट के, और अदर साइड से या वेंट्रल साइड से ये ट्रेकिया आकर ओपन हो रही है। तो दोनों कहाँ आकर ओपन हो रही है? इस फेरिंग्स के अंदर। तो फेरिंग्स वायु और भोजन दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज होता है, मार्ग होता है। A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into the glottis। भाई ग्लोटिस, ग्लोटिस किसको बोलते हैं? ग्लोटिस वह स्ट्रक्चर है जो ट्रेकिया का
इनिशियल पार्ट है, मतलब जहां से ट्रेकिया स्टार्ट होता है उसको ग्लोटिस बोलते हैं। और ग्लोटिस में भोजन की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो a cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into glottis। भाई फेरिंग्स जो है वह दोनों के लिए कॉमन मार्ग है, किन किन के लिए, वायु और भोजन। अब जब भोजन इस कॉमन मार्ग से होता हुआ इसोफेगस में इंटर करेगा तो उसके चांसेस रहेंगे कि वह ट्रेकिया में भी इंटर कर सकता है। तो ट्रेकिया में इंटर होने से बचाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेकिया तो वायु मार्ग है, अगर वहां भोजन इंटर कर गया तो वह लंग्स में चला जाएगा और जो ट्रेकिया है उसको अवरोध उत्पन्न कर देगा उसके अंदर और हमें सांस नहीं आएगी। ठीक है, तो ट्रेकिया में भोजन की एंट्री को रोकने के लिए एक फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस प्रोजेक्शन पाया जाता है ट्रेकिया के स्टार्टिंग के पॉइंट पर जिसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। तो ग्लोटिस के ऊपर पाया जाता है इपिग्लोटिस, मतलब जैसे ये ग्लोटिस है, यहां से फूड अंदर जाना है। ठीक है, अब इसमें एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी जो इस ग्लोटिस को ढक देगी ताकि फूड इसमें इंटर नहीं करे। ठीक है, तो A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into glottis। आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। ग्लोटिस क्या है? ग्लोटिस ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, जहां से विंड पाइप की ओपनिंग है, या बोल सकते हैं विंड पाइप जहां से स्टार्ट हो रहा है आगे जाकर ट्रेकिया कहलाता है, या विंड पाइप को हम ट्रेकिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहां से इसकी ओपनिंग है या फिर जहां से इसकी स्टार्टिंग है उसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। ओके, क्लियर। देखिए डायग्राम में और अच्छे से देखते हैं कि ये रहा कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर जिसको हम बोल रहे हैं फेरिंग्स। भाई देखिए ये लिप्स माउथ, यहां से फूड इंटर किया, आप लाइन पर नजर रखिए, फूड यहां से होता हुआ देन फेरिंग्स से होता हुआ ये इसोफेगस में आ गया पीछे। ठीक है, अब मैं पेन सेलेक्ट करता हूं यहां से दूसरे कलर का, ब्लू कलर। ठीक है, अब बात करते हैं वायु की कि वायु कहां से स्टार्टिंग होगी, वायु कहां से इंटर करेगी। तो ये वायु एक्सटर्नल नेजर पोर से इंटर करती हुई, ये देखिए यहां से होती हुई, यहां से होती हुई, ये क्रॉसिंग होती है दोनों की। भाई वायु ऊपर से आई है और फेरिंग से होती हुई आगे अदर साइड पर ट्रेकिया के अंदर इंटर करेगी। ये वायु की एंट्रेंस है। ठीक है, तो वायु तो यहां से इंटर की और यहां आकर आगे ट्रेकिया में इंटर कर जाएगी, लेकिन माउथ से जो भोजन लिया गया है वह फेरिंग से होता हुआ पीछे की साइड इसोफेगस में जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि हमारे गले में दो नलियां प्रेजेंट है, एक नली आगे की साइड, एक नली पीछे की साइड। इधर जिधर थ्रोट है, मतलब जो नजर आ रहा है आपको, आपका थ्रोट, यहाँ पर जो आपके छल्ले नजर आ रहे हैं ये तो ट्रेकिया के छल्ले हैं। ठीक है, तो आगे की साइड या बोल सकते हैं वेंट्रल साइड, अदर साइड पे हमारी ट्रेकिया प्रेजेंट है। ठीक, इसके पीछे प्रेजेंट है इसोफेगस। ट्रेकिया कौन सा पैसेज है? वायु का, वायु मार्ग है ट्रेकिया, इसमें वायु इंटर करती है, लेकिन जो पीछे इसके इसोफेगस है उसमें भोजन जाता है। अब अपनी जो माउथ की ओपनिंग है, अगर अपन इसको ऐसे देखें तो जो ऊपर वाला है वह नाक का अपन हिस्सा मान सकते हैं कि ये अपनी नोज है, एक्सटर्नल नेजल पोर है, और ये माउथ है। अब ये आगे जाके ऐसे आगे जाके यूं पीछे जाएंगे, तो जब गले तक पहुंचेंगे अपन तो गले में कौन आगे कौन है? ट्रेकिया, वायु द्वार या विंड पाइप। ठीक है, उसके पीछे है इसोफेगस। तो इनकी क्रॉसिंग कहां पर होगी? फेरिंग्स के यहां पर। ये जो सर्कल किया है रेड वाला, ये कौन सा वाला रीजन है? फेरिंग्स रीजन है, ये वाला फेरिंग्स रीजन है, ये सर्कल फेरिंग्स रीजन है। तो यहां से वायु इंटर करेगी और फेरिंग से होती हुई आगे की तरफ आ जाएगी, और जब माउथ से भोजन इंटर करेगा तो ये ओरल कैविटी से होता हुआ, फेरिंग से होता हुआ पीछे की तरफ इसोफेगस में जाएगा। ठीक है, तो कॉमन पैसेज कौन है? फेरिंग्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहां से। द इसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थ्रोट एंड डायफ्राम। क्या बात समझ में आई कि इसोफेगस किसको बोल रहे हैं? जो फेरिंग से वह आगे जाके इसोफेगस में खुलता है, या बोल सकते हैं फेरिंग से आगे वाला हिस्सा जो भोजन मार्ग है वह इसोफेगस कहलाता है। ठीक है, तो इसोफेगस इज अ थिन है, लॉन्ग ट्यूब है, विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रो, पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है और पासिंग थ्रो द नेक से पास होता हुआ थोरेक्स एंड डायफ्राम तक जाता है। नेक से पास होता हुआ थोरेक्स तक जाता है और थोरेक्स से डायफ्राम तक। ठीक है, तो ये रहता है इसका मार्ग। देखिए डायग्राम में देखिए,
नीचे, ये वाला रीजन जो हो गया, ये वाला रीजन फेरिंग्स कहला रहा है, ठीक है। अब यहां से भोजन इसमें इंटर करेगा, इस वाली नली में, पीछे वाली में। ये कौन है? ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस ये नीचे तक जाएगी, और कहां तक जाएगी? ये आगे जाके स्टमक में खुलेगी, और देन स्टमक इंटेस्टाइन में। तो ईसोफेगस, और आगे वाली कौन सी संरचना है? ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर जो फ्लैप है, ये वाला फ्लैप, ये क्या कहला रहा है? इपीग्लोटिस, जो कि ग्लोटिस को ढकता है। ग्लोटिस कौन है? ट्रेकिया का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब एक और बात आ रही है यहां पर, गुलेट। गुलेट किसे कहते हैं? गुलेट कहलाता है इसोफेगस का स्टार्टिंग पॉइंट। इसोफेगस का जो स्टार्टिंग हिस्सा है वह कहलाता है गुलेट, ठीक है। क्या कहलाता है? गुलेट। ओके। तो नेक्स्ट, हाइटस। हाइटस क्या चीज है? इट इज द ओपनिंग इन द डायफ्राम थ्रू विच द इसोफेगस पासेस फ्रॉम द थोरेसिक टू एब्डोमिनल कैविटी। भाई जो इसोफेगस चली है, यहां से इसोफेगस चली है, वो कहां जा रही है? स्टमक के अंदर जा रही है, स्टमक के अंदर जा रही है। एंड देन स्टमक, ये इसोफेगस है, ये इसोफेगस ऐसे चली, ये चली, और ये स्टमक के अंदर गई, और स्टमक से फिर निकलती हैं डुडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। तो ये कौन हो गई? ये हो गई इसोफेगस। ये कौन हो गई? इसोफेगस, ठीक है। ये इसोफेगस है, और ये है स्टमक। स्टमक, ठीक है। अब जो स्टमक में जो इसोफेगस जा रही है, तो स्टमक के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है? डायाफ्राम। ऐसे ऐसे डायग्राम प्रेजेंट होता है। अब इस डायग्राम में छेद करते हुए कौन निकलती है? इसोफेगस। यहां पर इस डायफ्राम में छेद रहेगा, और इस छेद से होती हुई गुजरती है इसोफेगस। तो इस छेद को बोलते हैं हाइटस। इस छेद को क्या बोलते हैं? हाइटस। इट इज द ओपनिंग इन द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम के अंदर एक ओपनिंग है यह, थ्रू विच, जिसके द्वारा द इसोफेगस पासेस फ्रॉम थोरेसिक टू एब्डोमिनल कैविटी। भाई डायाफ्राम से ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और डायाफ्राम से नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब डायाफ्राम ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें से होकर गुजर रही है इसोफेगस। तो जिस ओपनिंग में से होकर इसोफेगस गुजरती है उसको बोलते हैं हाइटस, ठीक है। तो हाइटस से होती हुई इसोफेगस थोरेसिक रीजन से एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचती है। देन दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है गुलेट। गुलेट क्या चीज है? द अपर सेक्शन ऑफ द इसोफेगस लाइट बिहाइंड द विंड पाइप। ये रहा गुलेट। ये स्ट्रक्चर देखिए यहां पर, गुलेट पे नीचे नीचे सर्कल बनाया हुआ है। गुलेट, द अपर सेक्शन ऑफ द इसोफेगस लाइज बिहाइंड द विंड पाइप। ये वाली स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अभी पहले ही बोला था इसको, गुलेट क्या चीज है? इसोफेगस का स्टार्टिंग पॉइंट। ये रहा डायग्राम में, यहां पर ये इसोफेगस से पीछे जो भोजन मार्ग है, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है गुलेट। तो अपर सेक्शन ऑफ द इसोफेगस हम बोल सकते हैं गुलेट। अब बात आती है स्टमक की। फेरिंग्स की बात हो गई, फेरिंग्स की बात हो गई, देन इसोफेगस की बात हो गई। अब अगली स्ट्रक्चर आती है अपनी स्टमक। स्टमक, इसोफेगस लीड्स टू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। स्टमक क्या है? एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। मतलब इंटेस्टाइन का सबसे ब्रॉड हिस्सा, सबसे चौड़ा हिस्सा होता है स्टमक, ठीक है। और इसकी साइज होती है जे शेप। तो जो इसोफेगस है वो आगे जाके जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, उसको स्टमक बोलते हैं। और द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। भाई डायाफ्राम के नीचे वाला हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है, और डायाफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा थोरेसिक कैविटी कहलाता है। तो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी क्या होगा? जहां पर ये डायफ्राम स्टमक प्रेजेंट है, भाई ये तो रहा डायफ्राम। ये यहां पर डायफ्राम है, ये डायफ्राम है।
अब ये यहां पर प्रेजेंट है स्टमक, तो डायफ्राम के जस्ट नीचे वाली कैविटी कौन सी, एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी के किस साइड पर, अपर साइड पर, तो देखिए जस्ट डायफ्राम के टच है, मतलब अपर साइड पर, ठीक है। और कौन सी साइड, उसमें भी अपर में भी लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। इधर वाली साइड लेफ्ट कंसीडर करते हैं हम डायग्राम के अंदर, किसी भी बायोलॉजी के डायग्राम के अंदर, और इधर वाली साइड राइट, ये साइड रहती है राइट, और ये साइड कंसीडर करते हैं हम लेफ्ट, ठीक है। तो आप स्टमक की लोकेशन देख सकते हैं, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अ मस्कुलर स्फिंक्टर, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर बोल सकते हैं इसको, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक। भाई स्टमक के अंदर जो इसोफेगस की ओपनिंग हो रही है उसको एक स्फिंक्टर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, कि भाई अंदर कितना भोजन जाना है, कितनी क्वांटिटी में जाना है। तो एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो आपको नजर आ रहा होगा, ये इसोफेगस, इसोफेगस की ओपनिंग यहां पर होती है, और इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर बोल सकते हैं हम कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टमक के पार्ट हैं कार्डियक, बॉडी, फंडस, पाइलोरिक, तो ये वाला रीजन कार्डियक रीजन कहलाता है क्योंकि यह हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, तो कार्डियक रीजन, ठीक है। तो यहां पर प्रेजेंट स्फिंक्टर कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता है, या फिर इसका दूसरा नेम बोल सकते हैं अपन गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, क्योंकि यहां पर इसोफेगस आके ओपन होती है। गैस्ट्रो टर्म हमने स्टमक के रेफरेंस में ली है और इसोफेगस टर्म हमने इसोफेगस के रेफरेंस में ली है, तो दोनों के बीच में प्रेजेंट स्फिंक्टर क्या कहलाएगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। और इस वाले छेद को, भाई यहां पर एक छेद है, तो इस वाले छेद को बोलते हैं कार्डियक ओरिफाइस। भाई कार्डियक ओरिफाइस एक छेद है, कौन सा छेद है, इसोफेगस, जो कि स्टमक के अंदर खुलती है, तो एक छेद द्वारा ही खुलेगी, तो इसको बोलेंगे कार्डियक ओरिफाइस। और यह छेद का जो कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करने के लिए स्फिंक्टर पाया जाता है, और स्फिंक्टर कौन है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि रेगुलेट करता है द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डुडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। The opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter। अब दूसरा स्फिंक्टर आ गया यहां पर एक और, जिसको हम बोल रहे हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कहां पर प्रेजेंट है, स्टमक और डुडेनम के बीच में। डुडेनम कौन सी स्ट्रक्चर है, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग वाली स्ट्रक्चर है, कि भाई डुडेनम जो है वह स्टमक से स्टार्ट होती है, और डुडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट दिए गए हैं, डुडेनम, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, मध्यांत और क्षुद्रांत। तो बात कर रहे हैं हम ग्रहणी की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डुडेनम। क्या बोलते हैं, डुडेनम, ये रहा डुडेनम। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है डुडेनम। ये जो मैंने पूरा सर्कल में किया, ये डुडेनम की स्टार्टिंग हो गई। अब यहां पर ये रिंग नजर आ रही होगी आपको पर्पल कलर की, ये कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये वाला छेद, भाई छेद है ये जो स्टमक से डुडेनम के अंदर ओपन हो रहा है, या बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रहा है, तो इस वाले छेद को बोलते हैं पाइलोरिक ओरिफाइस। जैसे ऊपर कार्डियक ओरिफाइस बोला था, ऐसे इस वाले छेद को बोलते हैं पाइलोरिक ओरिफाइस, और इसको गार्ड करने वाला स्फिंक्टर कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। स्टमक हैज 3 मेजर पार्ट। स्टमक के 3 मेजर पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। जो कार्डियक पार्ट है, कार्डियक पोर्शन इनटू विच द इसोफेगस ओपन। कार्डियक पोर्शन है, उसके अंदर कौन ओपन होती है, इसोफेगस। अभी बात की थी हमने, भाई ये इसोफेगस आ रही है ऊपर से, डायग्राम में देखना, ये इसोफेगस आ रही है। अब ये कार्डियक पार्ट के अंदर जाके ओपन होती है। ये वाला स्टमक का ये वाला रीजन कहलाता है कार्डियक पार्ट, और ये वाला रीजन कहलाता है फंडस पार्ट, और ये वाला रीजन कहलाता है बॉडी पार्ट, और ये वाला रीजन कहलाता है पाइलोरस पार्ट। भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 क्रमशः फर्स्ट क्या कहलाता है, कार्डियक पार्ट, सेकंड फंडस, थर्ड बॉडी और फोर्थ पाइलोरस। पर मुख्यतः हम 3 पार्ट बोलते हैं इसके, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अ कार्डियक पोर्शन इनटू विच द इसोफेगस ओपन।
कार्डियक पोर्शन वह पोर्शन है जिसमें इसोफेगस ओपन होती है, फंडिक रीजन उसके बाजू वाला रीजन, उसके बाद वाला रीजन, ठीक है। और देन आता है पाइलोरिक पोर्शन, इन दोनों के बीच में, फंडिक और पाइलोरिक पोर्शन के बीच में प्रेजेंट होती है बॉडी। तो पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यही जो भी स्फिंक्टर की बात की थी हमने, ये वाला पाइलोरिक पोर्शन है जो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कह सकते हैं डुडेनम के अंदर, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डुडेनम। तो डुडेनम के अंदर ओपन हो रहा है स्टमक का पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक पोर्शन, और यहां गार्ड करने वाला स्फिंक्टर कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये छेद कहलाता है पाइलोरिक ओरिफाइस। क्या कहलाता है? पाइलोरिक ओरिफाइस, ठीक है भाई। दो बातें हैं, एक तो छेद है, और अब उस छेद को कंट्रोल कौन करेगा? तो छेद को तो बोल दिया पाइलोरिक ओरिफाइस, और उसको कंट्रोल करने वाले स्फिंक्टर को बोल दिया पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्टमक। स्टमक के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी भाई? म्यूकस ग्लैंड्स हो सकती हैं, पैराइटल सेल्स हो सकती हैं। अब इन ग्लैंड्स में भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पाई जाती हैं। म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस का सीक्रेट करेगी, कुछ ग्लैंड्स हार्मोन का भी सीक्रेट करती है जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। तो बात करते हैं इन ग्लैंड्स में प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की। देखिए ये जो डायग्राम नजर आ रहा है आपको, ये पूरा डायग्राम जो मैंने ब्रैकेट में किया है, सर्कल में ले लिया इस डायग्राम को। ये डायग्राम एक फोल्डिंग है, मतलब यह हल्का सा सेक्शन है स्टमक के अंदर की इपिथेलियम का, वो सेक्शन काट के यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे ऐसे 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 लाइन चल रही है, ऐसे लाइन चल रही है, और ऐसे फोल्डिंग लगी अंदर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, ऐसे 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 फोल्डिंग चलती रहती है, ठीक है। तो एक फोल्डिंग लेके दिखाई गई है। इस फोल्डिंग में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और बहुत सारी सेल्स एज ए ग्लैंड्स की तरफ वर्क करती हैं, ठीक है। अब इसमें मुख्यतः कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? जैसे म्यूकोसल सेल्स जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, पैराइटल सेल्स जो कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्राइंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करती हैं। देन उसके बाद एक चीफ सेल्स जो कि पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करती हैं और थोड़ी मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज का। और देन उसके बाद जी सेल जो कि हार्मोन गैस्ट्रिन का सीक्रेशन करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन है उसका सीक्रेशन करती है जी सेल। चलिए एक एक को पढ़ते हैं ढंग से। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इन दिस ग्लैंड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में फॉलोइंग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन सी? चीफ और पेप्टिक, या बोल सकते हैं जाइमोजेनिक सेल्स। भाई तीन नाम है इनके, जाइमोजेनिक सेल्स बोल सकते हैं, या पेप्टिक, या फिर चीफ, मुख्य कोशिकाएं बोल सकते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है। सीक्रेट प्रोरेनिन, प्रोरेनिन सीक्रेट करती हैं, और पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है। ये दोनों ही इनएक्टिव एंजाइम है, इनको एक्टिव करेगा HCl। अभी बात करेंगे HCl के वर्क की, HCl के फंक्शन की। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ कोशिकाओं की और उनसे सीक्रेट होने वाले मटेरियल की। तो भाई चीफ सेल है, या बोल सकते हैं पेप्टिक, या बोल सकते हैं जाइमोजेनिक सेल्स है। क्या सीक्रेट करती हैं? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, दोनों ही इनएक्टिव एंजाइम है। और सम अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज का भी सीक्रेशन होता है चीफ सेल के द्वारा। देन आती है पेराइटल सेल, लेकिन उससे पहले दो पॉइंट और हैं कि गैस्ट्रिक लाइपेज क्या हेल्प करता है? लिपिड डाइजेशन में मदद करता है गैस्ट्रिक लाइपेज, तो इसका ध्यान रखना। देन प्रोरेनिन, प्रोरेनिन फाउंड इन इन्फेंट, शिशुओं में पाया जाता है प्रोरेनिन, एक इनएक्टिव एंजाइम है प्रोरेनिन, जो कि HCl की उपस्थिति में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और रेनिन एक एंजाइम है जो कि बच्चों के अंदर जो मिल्क होता है उस मिल्क को डाइजेस्ट करता है। ओनली बच्चों में पाया जाता है प्रोरेनिन। और किसमें हेल्प करता है? हेल्प टू डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम, ठीक है। किससे सीक्रेट होता है? चीफ सेल से सीक्रेट होता है, एडल्ट में नहीं पाया जाता। ओके, देन आती है पैराइटल सेल्स। फर्स्ट बात की चीफ सेल की, नंबर 1। सेकंड बात करते हैं पैराइटल सेल की, नंबर 2। इट सीक्रेट HCl एंड इंट्राइंसिक फैक्टर, HCl एंड इंट्राइंसिक फैक्टर। भाई HCl के क्या उपयोग है अभी देखेंगे, लेकिन बात करते हैं इंट्राइंसिक फैक्टर। इंट्राइंसिक फैक्टर विटामिन B12 के डिपोजिशन में मदद करता है। इंट्राइंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है इंटेस्टाइन के अंदर। भाई सीक्रेट ये स्टमक से होता है और इंटेस्टाइन में पहुंचकर वहां पर विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करता है।
HCl क्या मदद करता है? HCl को अभी इंडिविजुअली हम देखने वाले हैं अगली स्लाइड पर। उससे पहले बात करते हैं म्यूकसल सेल की। जो म्यूकस सेल है, यह म्यूकस सेल क्या वर्क करती है? म्यूकस सेल सीक्रेट करती है म्यूकस। अब म्यूकस का क्या यूज है? म्यूकस ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है स्टमक को और हाई क्वांटिटी ऑफ HCl से नुकसान होने से बचाता है। भाई HCl सीक्रेट होता है स्टमक के अंदर। अब यह एक टाइप का अम्ल है। अब इस अम्ल से स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है सेल्स की, उनको डैमेज होने से बचाता है। कौन? म्यूकस सेल्स का सिक्रेशन। कौन सा सिक्रेशन? म्यूकस। भाई म्यूकस सेल्स किसका सिक्रेशन करेगी? नाम से ही पता चल रहा है म्यूकस का। म्यूकस का क्या यूज है? भाई HCl स्टमक की इनर लाइनिंग की जो सेल्स है उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस नुकसान को प्रिवेंट करने के लिए यहां पर सीक्रेट किया जाता है म्यूकस। कौन सी सेल्स के द्वारा? म्यूकस सेल्स के द्वारा। देन उसके बाद पाई जाती है इसमें एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स में मुख्यतः जैसे जी सेल सीक्रेट गेस्ट्रीन। जी सेल्स के द्वारा गेस्ट्रीन का सिक्रेशन होता है। ये देखिए, जी सेल्स के द्वारा गेस्ट्रीन का सिक्रेशन होता है। गेस्ट्रीन का क्या यूज है? भाई गेस्ट्रीन स्टमक के अंदर का जो सिक्रेशन है उसको रेगुलेट करता है, मतलब उसको स्टार्टिंग करवाता है उसकी, उस सिक्रेशन की। जो यहां पर एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं स्टमक के, तो इन एंजाइम का सिक्रेशन कौन इंड्यूस करता है या फिर कौन सिक्रेशन स्टार्ट करवाता है इनका? यह गेस्ट्रीन हार्मोन, जो कि सीक्रेट होता है जी सेल्स के द्वारा। जी सेल्स कहां प्रेजेंट है? स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है। एक टाइप, दूसरे टाइप की सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर डी सेल। भाई एक टाइप की तो होगी जी सेल और दूसरे टाइप की सेल है डी सेल। डी डी सेल सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन किया जाता है डी सेल के द्वारा। सोमेटोस्टेटिन भी यहां पर एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टमक के अंदर। अब कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन देख रहे हैं हम। पीएच पीएच हो गई इसकी 1.5 टू 2.5 वेरी करती है, लेकिन क्लियर कट है यहां पर बात समझ में आ रही है कि हाईली एसिडिक एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाता है HCl, क्योंकि पीएच से पता चल रहा है पीएच है यहां पर 1.5 से 2.5 किसकी? गैस्ट्रिक जूस की। किस वजह से? HCl की वजह से। ठीक है। वाटर कितना प्रेजेंट है? 99.5% वाटर प्रेजेंट है। ओके। HCl की मात्रा 0.2 से 0.3% प्रेजेंट होती है पूरे कंपोजिशन के अंदर। भाई जितना भी गैस्ट्रिक जूस का मटेरियल है उसमें मैक्सिमम तो वाटर प्रेजेंट है 99% लगभग, और 2.2 से 0.3% HCl की मात्रा प्रेजेंट होती है। साथ ही यहाँ पर म्यूकस म्यूकस सीक्रेट होता है, वो प्रेजेंट होता है। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक पेप्सिन, रेनिन और लाइपेस। ठीक है। लाइपेस की क्वांटिटी कम होती है और यह जल्दी ही इनेक्टिव हो जाता है यहाँ पर HCl के प्रभाव की वजह से। अब बात करते हैं HCl के फंक्शन की कि भाई इतना एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों है स्टमक के अंदर। तो फर्स्ट बात कि यह फूड को डाइजेस्ट करवाने में मदद करता है, ब्रेक डाउन करवाता है। यह किसका? प्रोटीन्स का। बहुत सी ऐसी प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन है जो अवशोषण नहीं किया जा सकता उनका, तो उनको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करवाता है। देन एसिटिक जूस आल्सो किल्स बैक्टीरिया। एसिटिक जो जूस है, एसिटिक जो एनवायरमेंट है गैस्ट्रिक जूस का, वो बैक्टीरिया को किल करता है, और कुछ ऐसे हल्के फुल्के वायरस उनको भी यही किल कर देता है HCl। ब्रेक डाउन हार्ड पार्टिकल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, इसकी बात कर चुके थे। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन आर कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन एंड रेनिन रेस्पेक्टिवली बाय HCl। भाई जो HCl सीक्रेट हो रहा है वह पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर रहा है। किसके अंदर? पेप्सिन और रेनिन के अंदर। क्यों कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सीक्रेट हुए हैं वह इनएक्टिव अवस्था में है, इनएक्टिव स्टेज में है। अब उनको एक्टिव स्टेज में कौन कन्वर्ट करता है? उनको एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि वह डाइजेशन स्टार्ट करवाएंगे रेनिन और पेप्सिन, तो उनको एक्टिव करना पड़ेगा। अब एक्टिव कौन करवाएगा उनको? HCl। ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर फंक्शन समझ में आते हैं HCl के स्टमक के अंदर कि कैसे यह अपना एक विशेष योगदान देता है यहाँ पर डाइजेशन में। देन स्टमक की बात हो चुकी है। क्या क्या पढ़ा स्टमक में? कि भाई स्टमक के 3 पार्ट होते हैं मुख्यतः अकॉर्डिंग टू NCERT। कौन कौन से? पाइलोरिक, फंडस और कार्डियक। एक और भाग होता है इसका बॉडी। ठीक है। तो हम 4
भाग भी बोल सकते हैं इसके, अगर नेम दिए जाए उनको तो, ठीक है। देन उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पड़ी, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, जैसे चीफ सेल्स है जो पेप्सिनोजन का सीक्रेट कर रही है, पेराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सीक्रेट कर रही है, साथ ही इंट्रेंसिक फैक्टर, ठीक है। उसके बाद जी सेल है जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जैसे गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन का क्या यूज है, यह गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करवाने में मदद करता है। साथ ही डी सेल है सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेट करती है, सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन करती है, ठीक है। HCl के हमने यूज देखे कि HCl की क्या फंक्शन है, तो ये बात होगी स्टमक की। कंपोजिशन देखा हमने गैस्ट्रिक जूस का। चलिए इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन मुख्यतः दो प्रकार की, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्टमक के बाद यही आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका डायमीटर कम है, किसकी तुलना में, लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में। और लार्ज को लार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्लियर हो गया, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज है, ठीक है। तो डायमीटर की वजह से इनको लार्ज और स्मॉल बोला गया। यूजुअली जो लेंथ है वह स्मॉल वाले की ज्यादा होती है, लार्ज वाले की कम होती है, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको तीन भागों में बांटा गया है, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। डुडेनम की स्टार्टिंग कहां से होती है, स्टमक से। भाई स्टमक आगे जाके किस में खुलता है, डुडेनम में, और डुडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन इसका मध्य मिडल पार्ट होता है जेजुनम, और देन आता है एंड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। हिंदी में अगर बात करें तो डुडेनम को ग्रहणी, जेजुनम को मध्यांत और इलियम को शुद्रांत, ओके। देन लार्ज इंटेस्टाइन, अब इसके भी तीन पार्ट है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, और रेक्टम के बाद आ जाता है एनस, और यहां पर आके अपना एंड पॉइंट आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल का, फर्स्ट पॉइंट माउथ, एंड पॉइंट एनस। अब इसमें को हम एक एक को डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे गौर करें। भाई स्टार्टिंग में यहाँ पर डायग्राम में ये थोड़ा सा लीवर का हिस्सा दे रखा है, ऊपर से कट गया है ये, तो यहाँ पर लोकेशन तो पता चली गई हमको कि यहाँ पर लीवर प्रेजेंट है। लीवर के ठीक नीचे जो ग्रीन कलर का है यह ब्लैडर है, गाल ब्लैडर, ठीक है। अभी जो ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनके अंदर पढ़ेंगे हम लीवर और पेनक्रियास वगैरह। ब्लैडर भी वहीं पढ़ेंगे। ब्लैडर कोई ग्लैंड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह किसी भी टाइप का एंजाइम सीक्रेट नहीं करती है, बस यह बाइल का स्टोर करती है। बाइल का प्रोडक्शन लीवर के द्वारा होता है, और स्टोर और कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज की जाती है ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो ब्लैडर कोई ग्लैंड नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लैंड में एग्जांपल दे दे, लीवर, ब्लैडर, पेनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, तो निम्न में से कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है, तो ब्लैडर डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, बाकी की सब डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ओके। देन साइड पे स्टमक नजर आ रहा है आपको, और ये यहां से सी शेप या बोल सकते हैं यू शेप्ड डुडेनम, जो कि स्टेबल होती है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। उसके बाद जो इसकी स्ट्रक्चर आ रही है ये वाली जेजुनम, मध्यांत, जेजुनम को मैं सर्कल करता हूं, ये वाला जेजुनम है, और ये डुडेनम को सर्कल करता हूं, ये डुडेनम, डुडेनम है। देन जेजुनम, जेजुनम के बाद आती है इलियम, ये इलियम को सर्कल किया। ये तीनों पार्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन की। देन जो इलियम है वह ज्वाइन करता है सीकम को। सीकम किसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम। सीकम के बाद आती है कोलन। अब कोलन को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ऐसे ही नॉर्मल, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, बस इसकी लोकेशन और इसमें किस प्रकार के कर्वेचर लगते हैं वो है। भाई जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको बोल दिया असेंडिंग कोलन, फिर ये ट्रांसवर्स जा रही है तो ट्रांसवर्स कोलन, फिर वापस से नीचे आ रही है तो डिसेंडिंग कोलन, और यहां पर एक एकदम से कर्व लगा, सिग्मोइड कोलन। और देन उसके बाद यह रेक्टम और एनल कैनाल और एनस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक एक को। स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या पॉइंट है इसका, फर्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन, मतलब 3 रीजन में इसको डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सा, यू शेप्ड डुडेनम, हाईली कोइल्ड या लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम, एंड ए हाईली कोइल्ड इलियम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया यू शेप्ड डुडेनम, अप्रोक्सीमेटली इसकी साइज लेंथ जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। देन उसके बाद आता है लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन, जेजुनम बोलते हैं उसको, और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 1 मीटर। देन उसके बाद आता है हाईली कोइल्ड इलियम, जिसकी लेंथ लगभग 2 मीटर। हिंदी में बोले तो क्रमशः ग्रहणी, मध्यांत एंड शुद्रांत,
ठीक है, डुडेनम की बात करते हैं। डुडेनम इज द स्मॉलेस्ट स्टेबल एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है यह डुडेनम, स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्टेबल पार्ट है मतलब मूवमेंट नहीं होते इसमें, और ब्रॉड पार्ट है। साइज कैसी, इसका मतलब शेप कैसा है, यू शेप, कई बुक्स इसको सी शेप भी बोलती हैं, तो सी और यू एक ही बात है, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डुडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर, अभी बात की थी हमने, ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं यहाँ पर। इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, अब इलियम जो आखिरी पार्ट है इसका, वह किसमें ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये कहां पे कौन किससे जुड़ा हुआ है ये क्लियर हो गया यहाँ पर। विलाई एंड माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया फॉर डाइजेस्टिव फूड। भाई इंटेस्टाइन के अंदर भोजन का अवशोषण होता है, अब अवशोषण के एरिया को बढ़ाने के लिए यहां पर पाए जाते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई, जो कि अवशोषण के एरिया को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं भाई, एक तो नॉर्मल सरफेस है, जैसे आपकी हथेली मान लीजिए, पाम, ये एक नॉर्मल सरफेस है। अब यहां पर बहुत सारे प्रोजेक्शन निकाल दिए जाए स्किन के, तो बेसिकली क्लियर है कि यहां पर अगर बहुत सारे प्रोजेक्शन निकाल देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, और ये एरिया कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन वाला एरिया, यहीं पर तो फूड का अवशोषण किया जाता है। तो विलाई एंड माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया फॉर डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसका अवशोषण अब विलाई और माइक्रोविलाई के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो विलाई और माइक्रोविलाई का ये योगदान है यहाँ पर, क्यों, क्या कि यह एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं। चलिए स्ट्रक्चर में देखते हैं। भाई ये इंटेस्टाइन है, एक पूरी नली जो दे रखी है, ये पूरी एक इंटेस्टाइन है। अब इस इंटेस्टाइन का एक सेक्शन लिया हमने, इसका जो इनर फोल्डिंग है उसका सेक्शन लिया, उसमें एक सिंगल फोल्ड को हम बोल रहे हैं यहां पर, ये रही फोल्डिंग, ये इसकी नॉर्मल इपिथेलियम, इसमें ये फोल्डिंग लगी। अब इस फोल्डिंग में भी बहुत सारे विलस पाए जा रहे हैं, ये रहे विलस, ये इस फोल्डिंग में प्रेजेंट, यहाँ पर छोटे छोटे फोल्ड हैं। फिर अब इस छोटे फोल्ड को बोलते हैं विलस, क्या बोलते हैं, विलस। अब इस विलस की जो हर एक कोशिका है वह कहलाती है विलाई, विलाई की तरफ वर्क करती हैं। अब इस विलाई पर बहुत सारे, ये देखिए रोम की तरह छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। विलाई के ऊपर कौन लगे हुए हैं, माइक्रोविलाई। भाई क्यों है ये सब किस प्रकार का मॉडिफिकेशन है, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने के लिए। ये देखिए ये यहां पर सर्कल किया, इसको इधर आगे जाके देखा हमने, इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल को ही हम बोल सकते हैं विलाई है, और विलाई के ऊपर ये छोटे छोटे लगे हैं माइक्रोविलाई। तो क्लियर है डायग्राम से यहां से, और अपन नेक्स्ट स्लाइड पे इसको और बड़ा करके देखेंगे। भाई ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन का यहाँ पर ये पूरी इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन का अंदर आपको फोल्डिंग्स नजर आ रही है, बहुत सारी डेंस फोल्डिंग है। अब इस फोल्डिंग में से एक फोल्ड को उठाया और इसको यहां पर देख रहे हैं। अब इस फोल्ड में से भी छोटे छोटे फोल्ड लगे हुए हैं, फिर इन छोटे छोटे फोल्ड को बोलते हैं विलस। अब विलस की जो एपिथेलियम है, इस एपिथेलियम में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, जिनको एपिथेलियम सेल्स बोलते हैं। एपिथेलियम सेल्स ही विलाई की तरफ वर्क करती हैं, ठीक है। अब इस विलाई पर भी छोटे छोटे प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको बोल रहे हैं माइक्रोविलाई। क्लियर हो गया होगा आपको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन की। बात की हमने यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन की, अब बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, किसकी, बड़ी आंत्र की, ठीक है। पहला पॉइंट है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलन और रेक्टम, ठीक है। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई सीकम एक ब्लाइंड सेक है, अंध नली बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ब्लाइंड सेक है यहाँ पर सीकम, सीकम एक ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर है और छोटी सी स्ट्रक्चर है। विच होस्ट, किसके लिए होस्ट है ये, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो हमको फायदा पहुंचाते हैं। जब कभी हमको डायरिया हो जाए तो यह इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, और यह एक अपन को सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट है सीकम के अंदर, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इनको।
अपने अंदर तो ये थोड़ा सा वेस्टिजियल होता है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं हर्बिवोरस एनिमल्स या बोले रेबिट की बात करें, इनके अंदर ये थोड़ा वेल डेवलप होता है। ए नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, a narrow finger like projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arise from the cecum। भाई सीकम के अंदर एक नेरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स की अगर साइज इंक्रीज हो जाए तो यह पेन कोज करता है बॉडी के अंदर, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर पेन कोज करता है। कौन, अपेंडिक्स। कब, जब इसकी साइज जो नॉर्मल है उससे इंक्रीज हो जाए तो। अब इस अपेंडिक्स में भी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इस अपेंडिक्स में लिम्फ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एज ए लिम्फेटिक टिश्यू की तरह भी वर्क करता है ये, ठीक है। तो मेन तो इसका वर्क ये है अपेंडिक्स का कि इसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया अपन को सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, रक्षा करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया से। और यह वेस्टिजियल होता है ह्यूमन के अंदर। और कहां से अराइज होता है, क्वेश्चन बनता है कि जो अपेंडिक्स है वर्मीफॉर्म स्ट्रक्चर, ये कहां से अराइज होती हैं, तो यह अराइज होती है सीकम पार्ट से। सीकम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। ऑप्शन में देते हैं यहां पर इलियम, तो इलियम जस्ट सीकम को ज्वाइन करती है। तो यहां पर क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि इलियम और सीकम दोनों पास पास हैं, तो समझ में नहीं आता कि ये किससे अराइज हो रहा है, सीकम से अराइज हो रहा है या इलियम से अराइज हो रहा है। तो यह अराइज होता है सीकम से। सीकम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। अब डायग्राम में आप देख सकते हैं ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन और ये डिसेंडिंग कोलोन, और देन ये सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। ये यहाँ पर जो कर्व लगता है इसको बोलते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर और ये राइट कोलिक फ्लेक्सर, राइट साइड पर। अब इलियम और सीकम के बीच में एक वाल पाया जाता है जो कि फ्लो को कंट्रोल करता है, इलियोसिकल वॉल कहलाता है। और ये रहा यहाँ पर अपेंडिक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, क्लियर। अपेंडिक्स इज मेड अप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू का बना होता है और हेल्प करता है यह अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। द सीकम ओपन्स इनटू द कोलन, अब सीकम कोलन में ओपन होता है और कोलन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, एन असेंडिंग, a transverse and a descending part. The descending part opens into the rectum which opens out through the anus, और rectum फिर anus में ओपन होता है। Colon has 3 separated longitudinal ribbons of smooth muscles. Colon has 3 separated longitudinal ribbons of smooth muscle on the outside of it called tenicolai। भाई ये जो आपको ये लाइन बनाऊंगा मैं आपको, ये जो लाइन नजर आ रही है आपको हल्की सी डार्क डार्क इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ये वाली, इसकी बात हो रही है यहाँ पर कि यह है सेपरेटेड लॉन्गिट्यूडिनल रिबन्स ऑफ स्मूथ मसल्स, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टीनी कोलाई। और कोलन शो सेगमेंट्स लाइक अपीयरेंस ड्यू टू टीनी कोलाई। अब इस टीनी कोलाई की वजह से आपको सेगमेंट नजर आ रहे होंगे इस लार्ज इंटेस्टाइन में, इस कोलन में। ये रहा एक सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट, ये थर्ड सेगमेंट। तो कोलन शो सेगमेंट्स लाइक अपीयरेंस ड्यू टू टीनी कोलाई कॉल्ड होस्ट्रा, होस्ट्रा बोलते हैं इस एक सेगमेंट, अकेले सेगमेंट को इंडिविजुअली हम होस्ट्रा बोलेंगे। ओके, ये सारी स्ट्रक्चर है, बस अपन अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका अपना अगला लेक्चर रहेगा, उसमें प्रोसेस की बात करेंगे। अभी सिर्फ अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर किस टाइप की है, क्या लोकेशन है, किन किन भागों में डिवाइड है, कौन सी स्पेशल सेल पाई जा रही है, क्या फंक्शन है इसका। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हिस्टोलॉजी की बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ की जो इपिथेलियम है किस टाइप की है, कौन सी लेयर के नीचे कौन सी लेयर प्रेजेंट है, क्या यूज है उसके, कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट डायग्राम देखिए, अंदर तो प्रेजेंट है ल्यूमन, खांच, इस ल्यूमन से होकर गुजरता है फूड। फूड कहां से होकर गुजरता है, एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन में। तो अंदर की साइड पर तो हो गई एक ल्यूमेन। भाई एक ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, लाइक आप खीरा मान लीजिए,
खीरा एक एलिमेंट्री केनाल है। अब उसकी एक स्लाइड काटिए ट्रांसवर्स। अब उस स्लाइड को हम देख रहे हैं हम यहां पर, इस स्लाइड को हम मान सकते हैं कि एक एलिमेंट्री केनाल की स्लाइड है। ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है हमने, ठीक है, ओके। तो बीच में तो अपन को नजर आ रही है ल्यूमेन, जहां से होकर गुजरता है फूड। उसके बाद जो इस पूरा जो सेक्शन लिया है, इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है वह कहलाता है सीरोसा। देन उसके बाद आती है मस्कुलरिस, जिसमें दो टाइप की मसल्स प्रेजेंट है। आउटर साइड पर प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और इनर साइड पर प्रेजेंट है सर्कुलर मसल्स। देन उसके बाद स्ट्रक्चर आती है सब म्यूकोसा, और उसके बाद आती है म्यूकोसा, और म्यूकोसा लाइन किए हुए हैं ल्यूमेन को, बीच में प्रेजेंट है ल्यूमेन। थोड़ा सा और इलिस्ट्रेशन देखते हैं इस डायग्राम का। भाई ये ऊपर इसमें एक और स्ट्रक्चर आ गई मिजेंट्री। मिजेंट्री क्या है? मिजेंट्री नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, इनको कंटेन किए हुए आती हैं और किसको ज्वाइन करती हैं? इस एलिमेंट्री केनाल की सप्लाई है यह मिजेंट्री। देखिए भाई इधर इंटरनल लेयर से शुरू करते हैं। इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, उसके बाद आती है सब म्यूकोसा, देन उसके बाद आती है मसल्स वाली लेयर जिसको बोलते हैं अपन मस्कुलरिस, और देन सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सीरोसा। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। ये एक और सेक्शन है यहां पर, ये मोटाई है पूरी एलिमेंट्री केनाल की, जो एपिथेलियम है उसकी मोटाई ली है अपन ने, एलिमेंट्री केनाल की मोटाई ले ली है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी एक मोटाई ले ली अपन ने। भाई एलिमेंट्री केनाल है, उसका एक सेगमेंट ले लिया अपन ने, एक पीस ले लिया। अब उस पीस की पूरी मोटाई देख रहे हैं, उस मोटाई के अंदर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है, कौन सी लेयर किस लेयर के नीचे प्रेजेंट है, और कौन सी लेयर में कौन सी विशेष स्ट्रक्चर पाई जा रही है, वो बात कर रहे हैं। तो देखिए ये नीचे है सीरोसा, ये सीरोसा, देन उसके बाद ये पूरी लेयर कहलाती है मस्कुलरिस, और देन उसके बाद आती है ये सब म्यूकोसा, और देन आती है म्यूकोसा, ठीक है। और यहां से होकर गुजरता है फूड, क्योंकि इसको कवर किए हुए हैं म्यूकोसा, इसको लाइन किए हुए हैं म्यूकोसा लेयर। और म्यूकोसा के बाद कौन आती है? आउटर साइड पे चल रहे हैं अपन, इनर साइड से आउटर साइड की तरफ चलते जा रहे हैं। तो इनर साइड पर म्यूकोसा, उसके बाद आती है सब म्यूकोसा, फिर आउटर साइड पर आती है मस्कुलरिस, देन आउटर साइड पर आती है सीरोसा। तो अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो सीरोसा, फिर आएगी मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अब देखिए यहां पर म्यूकोसा के भी आगे चल के तीन भाग आएंगे। एक तो हो गया ये म्यूकोसा मस्कुलरिस, भाई ये रहा म्यूकोसा, इसके तीन भाग। फर्स्ट भाग तो हो गया म्यूकोसा मस्कुलरिस, सेकंड भाग हो गया लेमिना प्रोपीरिया, और थर्ड भाग आएगा इसका इपिथेलियम, म्यूकोसल इपिथेलियम। अब म्यूकोसल इपिथेलियम की तीन लेयर प्रेजेंट है इसोफेगस के अंदर। नीचे लोकेशन दी गई है एलिमेंट्री केनाल की, ये तो रही इसोफेगस, देन उसके बाद स्टमक, देन उसके बाद डिडोनम, और देन जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। अब डुडेनम में आप देखेंगे तो डुडेनम के अंदर, डुडेनम की सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। और ब्रूनर्स ग्लैंड की ओपनिंग हो रही है यहां पर लिबर कुनेन की दरारों में। भाई जो इनर मोस्ट लेयर है ना म्यूकोसा, यह इसकी इपिथेलियम मॉडिफाइड होकर ऐसे तीखे उबार बनाती हैं, प्रोजेक्शन बनाती है, और इन प्रोजेक्शन का जो पिट है, गर्त है, इन गर्त को बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन की दरारें। और ये हो गई विलाई, इनको विलाई बोलेंगे, और इन्हें इन विलाई पर भी छोटे छोटे माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहेंगे। एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पर पिनिथ सेल, ये भी एक टाइप की ग्लैंड है। पेयर्स ऑफ पैचेस, ये भी ग्लैंड है। अभी आगे सबकी बात करें डिटेल्स में। चलिए, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम possesses 4 layers: सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। भाई जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, वह इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक जारी है, और उसमें 4 टाइप की लेयर है। एक तो है सीरोसा, एक है मस्कुलरिस, एक है सबम्यूकोसा, और एक फोर्थ है म्यूकोसा। अब बात करते हैं सीरोसा की। सीरोसा, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम। मेसोथेलियम क्या है? इपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन की इपिथेलियम को हम बोलते हैं मेसोथेलियम।
ठीक है। तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ अ थिन मेसोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। ये बात हो गई सीरोसा की। वही सीरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, काय से मिलकर बनी होती है, सम कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आती है मस्कुलरिस। इट इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स से बनी होती है। कौन कौन सी मसल्स पाई जाती है? इनर सर्कुलर मसल्स और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और इस एलिमेंट्री कैनाल के कुछ रीजन में ऑब्लिक मसल्स भी पाई जाती हैं। ये देखिए आखिरी पॉइंट, एन ऑब्लिक मसल्स लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन। कौन से रीजन में प्रेजेंट है ऑब्लिक मसल्स? ये देखिए, ये वाला जो रीजन है स्टमक का, ये रहा, ये प्रेजेंट है। कौन सी मसल्स? ऑब्लिक मसल्स। चलिए स्टमक के डायग्राम में देखते हैं इसको। ये रहा अपना स्टमक का डायग्राम। इसमें देखिए आप, ये प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, देन सर्कुलर लेयर, और फिर प्रेजेंट है ऑब्लिक लेयर, सबसे इनर लेयर सब म्यूकोसा की। ठीक है, तो ये इन लेयर्स की बात कर रहे हैं अपन उस वाले डायग्राम में। चलिए आते हैं अपने मेन डायग्राम पर। एक बार और सेक्शन देखते हैं। ये सबसे आउटर है यहाँ पर सीरोसा, ये सीरोसा। देन उसके बाद मस्कुलरिस आती है जिसमें मसल्स प्रेजेंट है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन अगर स्टमक की बात करें तो ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद आती है सब म्यूकोसा, फिर सबसे इंटरनल लेयर आती है म्यूकोसा, और उसके बाद आ जाती है ल्यूमेन जहां से होकर गुजरता है फूड। अब थर्ड बात कर रहे हैं सब म्यूकोसा की। इट इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कंटेनिंग नर्व्स, नर्व्स प्रेजेंट होती है इसमें, लिम्फ और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। देखिए कहां प्रेजेंट होती है, डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, ये वाला पूरा रीजन सब म्यूकोसा का है। डार्क करता हूं मैं इसको। ये पूरा रीजन सब म्यूकोसा का है जिसको सर्कल में लिया है। ये पूरा रीजन, पेन चेंज करके बताता हूं। चलिए, ये जो सर्कल किया है ये पूरा वाला रीजन सब म्यूकोसा का है। अब इसमें आप देखिए, ये नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है सब म्यूकोसा के अंदर, ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो इनकी बात हो रही है सब म्यूकोसा। इट इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, lymph and blood vessels. In duodenum, glands are also present in some mucosa. भाई अगर duodenum का सेक्शन काटेंगे ना तो उसके अंदर ग्लैंड्स मिलेगी, और उसके अंदर ग्लैंड्स जो मिलेगी वो कौन से रीजन में मिलेगी? सब म्यूकोसा रीजन में। भाई जो ये चार लेयर है ये हर एक रीजन में प्रेजेंट है। कौन कौन से रीजन है अपने? जैसे ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक की बात कर रहे हैं अपन हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक की बात कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर आएगी? ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट कौन है? रेक्टम। अब इन इन जो ये जो भाग है सारे, स्टमक, इंटेस्टाइन, अगर इनकी अपन एपिथेलियम काटेंगे, इनकी जो वॉल है वो वॉल अगर अपन काटेंगे तो हमको ऐसी नजर आएगी जैसे आपको स्लाइड पर नजर आ रही है, कि उस वॉल में किसी की भी वॉल लो आप, स्टमक की लो, इंटेस्टाइन की लो, किसी की भी लो, उस वॉल का एक सेगमेंट लो, एक स्लाइस लो, उसकी ट्रांसवर्स सेक्शन लो, और उसमें देखो तो उसमें आपको नजर आएगी सबसे आउटर सीरोसा, देन उसके बाद नजर आएगी आपको, उसके बाद अंदर की साइड पर मस्कुलरिस, और उसके बाद फिर अंदर की साइड पर सब म्यूकोसा, और देन आएगी फिर म्यूकोसा, और बीच में प्रेजेंट होगी ल्यूमेन, और ल्यूमेन में से होकर गुजरता है फूड। सारा प्रोसेस ल्यूमेन के अंदर होता है। ठीक है, अब इसमें से भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन है। जैसे भाई स्टमक के अंदर इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के अलावा एक एक्स्ट्रा मसल्स है ऑब्लिक मसल्स, तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है। साथ ही अगर बात करें ईसोफेगस में तो वहां पर म्यूकोसा की जगह दूसरी लेयर प्रेजेंट है। कौन सी लेयर प्रेजेंट है? ये देखिए, जो ईसोफेगस है वहां पर सीरोसा लेयर की जगह प्रेजेंट है ट्यूनिका एडविंसिया। भाई म्यूकोसा तो सभी में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, म्यूकोसा सभी में प्रेजेंट है, लेकिन जो सीरोसा लेयर है सबसे आउटर लेयर, उसकी जगह यहाँ प्रेजेंट है ट्यूनिका एडविंसिया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि ट्यूनिका एडविंसिया आर एब्सेंट। कहां पर एब्सेंट होती है? ईसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर, डुडेनम के अंदर, जेजुनम या इलियम के अंदर, तो वह एब्सेंट होती है ईसोफेगस के अंदर। यहाँ पर
इस सीरोसा की जगह पर कौन प्रेजेंट होती है? ट्यूनिका एडविंशिया। चलिए, इन ड्यूडेनम्स ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। भाई सब म्यूकोसा में ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होती हैं? चलिए देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, ये ड्यूडेनम, ये रही ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में सब म्यूकोसा कहां प्रेजेंट है? ये रही सब म्यूकोसा, और यहां प्रेजेंट है ये ग्लैंड, ये वाली कौन सी ग्लैंड? ब्रूनर्स ग्लैंड, इनकी बात की है वहां पे भी। आखिरी लेयर देख रहे हैं म्यूकोसा, सबसे इंटरनल लेयर म्यूकोसा। इट इज द इनर मोस्ट लेयर लाइंड द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पूरी एलिमेंट्री कैनाल को लाइन किए हुए हैं म्यूकोसा लेयर। क्यों? क्योंकि यह सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ये देखिए, पहली लेयर थी सीरोसा, डायग्राम में देखिए, ये सीरोसा लेयर है जहां पे मैंने सर्कल किया है। उसके बाद है मस्कुलरिस लेयर, जिसमें आपको नजर आ रही है सर्कुलर मसल्स, ये वाला सर्कल सर्कुलर मसल्स का और ये वाला सर्कल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का, और दोनों सर्कल मिलाकर मस्कुलरिस लेयर। देन उसके बाद आती है सब म्यूकोसा, ये वाली मोटाई, ये मोटाई कहलाती है सब म्यूकोसा। ये हो गया थर्ड रीजन, सब म्यूकोसा। अब सभी म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ग्लैंड्स प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। ठीक है, ये ग्लैंड, ये ग्लैंड, ये ग्लैंड प्रेजेंट है। देन उसके बाद आती है म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर, ये पूरी लेयर म्यूकोसा लेयर है। ये जो पूरा आखिरी पॉइंट नजर आ रहा है इस पाइप का, इस एलिमेंट्री कैनाल का, ये पूरी म्यूकोसा लेयर है। अब इसके भी तीन रीजन है, इपिथीलियम रीजन, लेमिना प्रोपीरिया और मस्कुलरिस। चलिए इन पर नजर करते हैं। सॉरी, दिस म्यूकोसा लेयर फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स, जिसको बोलेंगे रूगी। भाई म्यूकोसा लेयर जो है वह इर्रेगुलर फोल्ड्स क्रिएट करती है, फॉर्म करती है, जिसको रूगी बोलते हैं अपन, रूगी। एलिमेंट्री कैनाल की लाइन से इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई। ठीक है, दिस म्यूकोसा लेयर्स फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक। भाई स्टमक के अंदर इर्रेगुलर फोल्ड बनाती है यह म्यूकोसा, उसको बोलते हैं रूगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या बनाती है? फिंगर लाइक फोल्डिंग, जिनको बोलते हैं विलाई। और विलाई फिर प्रोड्यूस करते हैं न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, जिनको बोलते हैं अपन माइक्रोविलाई। न्यूमेरस द सेल्स लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जिसको बोलते हैं अपन विलाई। विलाई प्रोड्यूस न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ब्रश बॉर्डर मतलब बहुत सारे माइक्रोविलाई हैं तो ब्रश लाइक हो जाएगी ना उसकी बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बोलेंगे इसको। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। ठीक है, बहुत सारा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है इस टाइप का मॉडिफिकेशन। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। विलाई आर सप्लाइड with a network of capillaries and large lymph vessels called lacteal। lacteal जो है यह सबसे लार्ज अवशोषी स्ट्रक्चर होती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, या बोल सकते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। तो विलाई आर सप्लाइड, विलाई को सप्लाइड मिलती है किसके द्वारा? कैपिलरीज के नेटवर्क के द्वारा, लार्ज लिम्फ वेसल्स के द्वारा, जिसको अपन बोलते हैं लेक्टियल। सबसे बड़ी लिम्फ वेसल्स होती हैं यह लेक्टियल। ये रही ग्रीन कलर की, ये जो मैंने डार्क की है रेड कलर से, ये वाली पूरी ग्रीन कलर की जो मैंने रेड कलर से सर्कल की है, ये कहलाती है लेक्टियल। ये रहा लेक्टियल। ठीक है, इस साइड पे भी लेक्टियल, और इसके लेक्टियल का चारों तरफ एक जाल बना हुआ है वेन्स और आर्टरीज का। ठीक है, और ये रही इपिथेलियल सेल, ये इपिथेलियल सेल है जिसको अपन विलस बोलते हैं, पूरे को विलस। इस पे बहुत सारे विलाई प्रेजेंट है, और विलाई पे प्रेजेंट है बहुत सारे माइक्रोविलाई। ठीक है, क्लियर। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये चल रहा है अपना। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। द विलाई ऑफ ड्यूडेनम आर ब्लंट एंड स्मॉल while in jejunum and ileum the villi are long and pointed। कहने का अर्थ है
कि जो डुडेनम के विलाई हैं वह ब्लंट हैं, मतलब वह तीखे नहीं हैं और छोटे हैं, जबकि जेजुनम और इलियम के विलाई लॉन्ग हैं और पॉइंटेड हैं। डायग्राम में नजर करेंगे, ये देखिए डायग्राम, ये देखो ये ब्लंट है, यहां पर ब्लंट है स्टमक के अंदर, लेकिन अगर इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो ये तीखे हैं, पॉइंटेड है, ठीक है। तो द विलाई ऑफ डुडेनम आर ब्लंट एंड स्मॉल, while in jejunum and ileum the villi are long and pointed. Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus that help in lubrication. Mucosal epithelium goblet cell रखती हैं जो कि सीक्रेट करती हैं म्यूकस का, और म्यूकस हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन में ताकि फूड इजीली आगे मूव कर सके। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, जो म्यूकोसा है यह स्टमक के अंदर ग्लैंड्स बनाती है। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और क्या बनाती हैं यह? क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई, विलाई के बेस के बीच में यह क्रिप्ट्स बनाती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, जिनको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन। लिबर कुहन की दरारें कहां पाई जाती हैं? एलिमेंट्री केनाल की म्यूकोसा में। और वास्तव में क्या है यह कि भाई जो फोल्डिंग्स हैं म्यूकोसा की, यह फोल्डिंग्स एक गर्त बना देती हैं, एक क्रिप्ट बना देती हैं दो विलाई के बीच में, उसको बोल रहे हैं अपन क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन। देखिए यहां पर ये रहा क्रिप्स ल्यूमेन, भाई एक विलस तो ये था, एक विलस इधर होगा। अब यहां पर जो ये बीच में गर्त लग रहा है, ये जो नली जा रही है बीच में, ये कहलाती है लिबर कुहन की दरार। ऐसी दरारें बहुत सारी पाई जाती हैं। ऑल द फोर टाइप्स layer, all the four layers show modification in different part of the elementary canal. elementary canal के different different region में यह चारों लेयर अलग अलग टाइप का मॉडिफिकेशन बताती है, ठीक है। डायग्राम में नजर आ रहा है कि भाई कहीं पर तो ओब्लिक मसल प्रेजेंट है, कहीं पर नहीं प्रेजेंट है, किसी म्यूकोसा में तो उसकी सेल्स प्रेजेंट है, ग्लैंड सेल्स, किसी में नहीं प्रेजेंट है। कहीं पर जो म्यूकोसा लेयर है वह 3 लेयर में अरेंज है, कहीं पर वह सिंगल लेयर में अरेंज है। चलिए और लार्जली इस डायग्राम को देखिए, ये पूरा एक विलस है जिसमें प्रेजेंट है गोबलेट सेल। इन गोबलेट सेल से सीक्रेट होता है म्यूकस जो कि ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और यह गोबलेट सेल प्रोवाइड करवाती है ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस इस म्यूकोसा की, और इस पर प्रेजेंट है बहुत सारे माइक्रोविलाई जो कि एब्जॉर्प्टिव सेल कहलाते हैं कलेक्टिवली, ये माइक्रोविलाई, ठीक है। ये रही लेमिना प्रोपीरिया और ये रही एपिथेलियम, म्यूकोसल एपिथेलियम, और ये लेमिना प्रोपीरिया और ये मस्कुलरी। भाई म्यूकोसा के 3 पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट तो हो गया ये म्यूकोसल एपिथेलियम, सेकंड पार्ट हो गया लेमिना प्रोपीरिया, और थर्ड पार्ट हो गया ये मस्कुलर म्यूकोसल मस्कुलरी। ओके, म्यूकोसा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, म्यूकोसल एपिथेलियम, लेमिना प्रोपीरिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। भाई एलिमेंट्री केनाल की 4 स्तर है। सबसे आंतरिक स्तर म्यूकोसा, उसके बाद अगर बाहर की तरफ चलेंगे तो सब म्यूकोसा, फिर बाहर चलेंगे तो मस्कुलरिस, फिर बाहर चलेंगे तो आखिरी पार्ट आता है सीरोसा, ठीक है। अब जो सबसे आंतरिक पार्ट है म्यूकोसा, उस म्यूकोसा को भी डिवाइड किया गया है 3 रीजन में। इपिथेलियम रीजन, इसको म्यूकोसल इपिथेलियम बोलते हैं, लेमिना प्रोपीरिया, और देन आता है मस्कुलरिस म्यूकोसी या फिर म्यूकोसा मस्कुलरिस, ठीक है। अब इसको एक एक के बारे में एक एक थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। म्यूकोसा मस्कुलरिस, इट इज आउटर पार्ट फॉर्म्ड बाय लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू फोल्डिंग ऑफ एलिमेंट्री केनाल। ये बातें हो गई म्यूकोसा मस्कुलरिस की। देन मिडल पार्ट जो है लेमिना प्रोपीरिया, इट इज मिडल पार्ट, लिम्फोइड टिश्यू आर फाउंड हियर, और इन लिम्फोइड टिश्यू को बोलते हैं माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आती है म्यूकोसल एपिथेलियम जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इट इज इनर मोस्ट लेयर लाइन टू ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री केनाल, ओके। इट इज मेड अप ऑफ कॉलमनर म्यूकोसल एपिथेलियम और इट क्रिएट्स फोल्ड्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल के फोल्ड्स क्रिएट करती हैं यह म्यूकोसल एपिथेलियम। किसकी? म्यूकोसा की। म्यूकोसा कौन है? जो 4 स्तर है, सीरोसा, मस्कुलरिस,
सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो म्यूकोसा के जो म्यूकोसा के जो 3 भाग है उनमें से सबसे आंतरिक भाग है म्यूकोसल एपिथेलियम का। डायग्राम में देखिए आप भाई, ये सबसे आउटर भाग, जो 4 स्तर हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के, सबसे आउटर सिरोसा, देन उसके बाद यहां पर सब म्यूकोसा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ये सब म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा हो गया सेकंड, देन उसके बाद हो गया म्यूकोसा मस्कुलरिस, और देन उसके बाद आ गया म्यूकोसा। अब म्यूकोसा के जो भी 3 स्तर है वो कौन कौन से, इपिथेलियम स्तर, लेमिना प्रोपीरिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा, यही तो 3 देखे अपन ने, म्यूकोसा मस्कुलरिस, लेमिना प्रोपीरिया और म्यूकोसल एपिथेलियम। ये तीनों स्तर किसके हैं, म्यूकोसा के। चलिए क्लियर। अब इसमें प्रेजेंट ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट है। एक प्रेजेंट है ब्रूनर्स ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स आर राउंडेड हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं, प्रोड्यूस एंड सीक्रेट नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। जो आंतरीय रस है उसका नॉन एंजाइमेटिक पदार्थ कौन सीक्रेट करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, यह ब्रूनर्स ग्लैंड्स, जो कि क्षारीय मटेरियल है, क्षारीय द्रव्य है, नॉन एंजाइमेटिक है, मतलब इसमें एंजाइम नहीं प्रेजेंट है। किसके द्वारा सीक्रेट होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, इंटेस्टाइनल जूस की। इंटेस्टाइनल जूस जो कि नॉन एंजाइमेटिक है, एल्कलाइन है, किसके द्वारा प्रोड्यूस और सीक्रेट होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स के द्वारा। ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट है, ड्यूडेनम की म्यूकोसा में, ये सर्कल किया है, ये है ब्रूनर्स ग्लैंड। ड्यूडेनम की, ये रही ड्यूडेनम, ये नीचे ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में, ये रही सब म्यूकोसा, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में। ओपनिंग कहां होती है इनकी, लेवरकुहेन की दरारों में, यहां आकर ओपनिंग होती है, यहां इजुगुलेट करती है यह अपना सीक्रेशन। चलिए नेक्स्ट, पेयर्स पैचेस, दे आर स्मॉल लिम्फ नोड आल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल टॉन्सिल, प्रोवाइड इम्यूनिटी। ठीक है, कहां प्रेजेंट है, ये रहे पेयर्स पैचेस, पेयर्स ऑफ पैचेस, इलियम और जेजुनम में प्रेजेंट है, और लोकेशन क्या है, म्यूकोसा। इलियम और जेजुनम की जो म्यूकोसा है उसके अंदर प्रेजेंट है पेयर्स पैचेस। क्या है पेयर्स पैचेस, स्मॉल लिम्फ नोड है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, चलिए पिनिथ सेल, पिनिथ सेल क्या है, दिस आर सिंगल सेल ग्लैंड, मतलब एक कोशिकीय ग्रंथियां हैं यह, फाउंड इन क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन, लिबरकुहन की दरारों में पाई जाती हैं, और प्रोड्यूस एंड सीक्रेट एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। भाई जो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होएगा उसके अंदर एंजाइम कहां से आएंगे, वह एंजाइम आएंगे इन पिनिथ सेल से। इन पिनिथ सेल के द्वारा प्रोड्यूस और सीक्रेट किए जाते हैं। पिनिथ सेल कहां प्रेजेंट है, ये यहां प्रेजेंट है, लिबरकुहन की दरारों के यहां, ये रही पिनिथ सेल। पिनिथ सेल क्या है, सिंगल सेल ग्लैंड है जो कि लिबरकुहन की दरारों में पाई जाती है, प्रोड्यूस और सीक्रेट एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जो द्रव है, जूस है, उसके एंजाइम सीक्रेट होते हैं इन पिनिथ सेल्स के द्वारा। चलिए क्लियर। तो बात कर ली हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, क्या क्या बात की आज, जल्दी से रिवीजन करते हैं। भाई हमने स्टार्टिंग की थी फेरिंग्स से, ये रहा फेरिंग्स। लास्ट लेक्चर में तो हमने बात की थी बक्कल कैविटी की, जो फर्स्ट लेक्चर था अपना। आज वाले लेक्चर में हमने फेरिंग्स स्टार्ट किया, फेरिंग्स के बारे में बात की, फेरिंग्स की स्ट्रक्चर देखी, फिर इसोफेगस की बात की, कौन कौन से द्वार प्रेजेंट है, कौन कौन सी अवरोधनियां हैं, उसके बारे में बात की। फिर स्टमक की बात की कि भाई स्टमक के अंदर इसोफेगस आकर खुलती है, कौन कौन से स्फिंक्टर है उनकी बात की, लोकेशन की बात की स्टमक की। ठीक है, स्टमक के भाग की बात की, कौन कौन से भाग हैं, स्टमक की ग्लैंड्स की बात की, इसमें प्रेजेंट विशेष सेल्स की बात की। ठीक है, इन सेल से कौन कौन से टाइप का मटेरियल सीक्रेट होता है, एचसीएल की बात की, क्या योगदान है एचसीएल का, फंक्शन की बात की, मतलब उसके। ठीक है, देन उसके बाद इंटेस्टाइन की, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या साइज हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, देन उसके बाद अपन ने बात की इसमें अपेंडिक्स की। फिर उसके बाद की हमने बात हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की कि भाई 4 लेयर प्रेजेंट है। अंदर से अगर बात करें तो अंदर से म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, देन सिरोसा। अब जो सबसे इंटरनल म्यूकोसा है
उसके भी 3 भाग है। कौन कौन से भाग है उसके? म्यूकोसा के जो सबसे इंटरनल है उसके 3 भाग है, ये म्यूकोसा मस्कुलरिस, मिडल लेमिना प्रोपीरिया और सबसे इनरमोस्ट म्यूकोसा एपिथेलियम। ओके, देन उसके बाद हमने कुछ विशेष ग्रंथियों की बात की जो कि इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल की मोटाई के अंदर किसी विशेष जगह पर पाई जा रही है। ठीक है, जैसे ब्रूनर्स ग्लैंड्स हैं, पेयर्स और पेचेस भी एक टाइप की ग्लैंड है और पिनिस सेल्स भी एक टाइप की ग्लैंड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिक्रेशन सीक्रेट करती हैं और इंटेस्टाइनल जूस को बनाने में मदद करती हैं। तो ये बात होगी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। तो भाई अब तक हम बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर दोनों को मिलाकर हम बात कर चुके हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था बक्कल कैविटी, जिसमें दांत और टंग की बात की थी। देन उसके बाद आज वाले लेक्चर में हमने बात की फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन की। तो स्ट्रक्चर की पूरी बात हो चुकी है। कौन कौन सी टाइप की स्ट्रक्चर है, क्या क्या मॉडिफिकेशन है, किस किस टाइप के इनके फंक्शन है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। हिस्टोलॉजी की बात की कि कौन कौन सी लेयर है, 4 लेयर है। ठीक है, अब इनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी इनमें सेल्स पाई जा रही हैं, उन सेल्स का क्या क्या योगदान है, कौन कौन सी सेल्स कौन कौन सा सिक्रेशन कर रही हैं। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात हो चुकी है। अब साथ ही हमको इसमें असेसरी ग्लैंड्स की पढ़ने की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी टाइप की ग्लैंड्स पढ़ेंगे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना योगदान देती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियास। ओके, ब्लैडर, गाल ब्लैडर कोई ग्लैंड नहीं है। फर्स्ट लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड में वहां पर गाल ब्लैडर लिखा हुआ था ग्लैंड्स के अंदर, तो वह इस संदर्भ में लिखा गया था क्योंकि वह इन ग्लैंड्स के साथ मिलकर अपना योगदान देता है। वह ग्लैंड नहीं है, वह इसलिए लिखा गया था क्योंकि वह इन ग्लैंड्स के साथ मिलकर अपना एक विशेष योगदान देता है, क्योंकि वह बाइल का स्टोरेज करता है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। जब ग्लैंड्स पूरी हो जाएगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर पूरी हो चुकी है, ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। देन उसके बाद हम प्रोसेस की बात करेंगे कि डाइजेशन कैसे डन होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नीट से रिलेटेड आपके सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर होते रहें। थैंक यू।